बांग्लादेश जो है, यदि हम उसकी बात करें तो ये तो हो गया नेपाल, ये सिक्किम, ये अरुणाचल, ये मणि, ये मिजो, ये मेघालय, वेस्ट, यहां पे है बांग्लादेश। और इधर पड़ता है म्यांमार, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। यहां पे ऊपर नेपाल, इधर भूटान और उधर चाइना। अब अपन बात करते हैं हमारे इंडिया के कौन कौन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इधर हो गया आपका मेघालय, असम भी करता है क्या, असम। जो जो मैंने व्हाइट कलर से लिखे हैं वो सारे राज्य टच करते हैं किसको, हमारे इंडिया के स्टेट से टच करते हैं बांग्लादेश को, त्रिपुरा, और ये आपका हो गया मिजोरम। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? 5, 1 2 3 4 5। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर कितना लंबा है, एनी आइडिया? सर्च करिए, ये एग्जाम में आएगा सर, 4078। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 4078 ऐसे कुछ के आसपास है, 4028 या 4078 ऐसे कुछ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मिला क्या? इसमें नहीं हुआ शायद, एनसीईआरटी में हुआ, मैं लेके आ रहा हूं। फोर 4096, ये जो पूरा बाउंड्री है ये है 4096। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की लेंथ है 4096 किलोमीटर। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको इस बन जाएंगे। भारत के वो कौन कौन राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? 5। तो अगला प्रश्न ये है कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? फिर एक बार देखो कि मेघालय, चेक करिए सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है बांग्लादेश के साथ। देखने में तो ये लगा हुआ, लेकिन फिर भी आप सर्च तो करो, कान क्या है, धागा टाइप का, ये खुल जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा देखा बांग्लादेश से बनती है, पता है आपको? इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ना, तो नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, कितना 2217 आउट ऑफ 4096। अकेला वेस्ट बंगाल टच करता है 2217। ठीक, क्यों बोला मैंने ये? आज के हर न्यूज़पेपर में पता होगा आपको कि बांग्लादेश बॉर्डर पे इंडिया ने जो बीएसएफ है उसे अलर्ट पर जारी कर दिया है, अलर्ट कर दिया पूरा, क्योंकि हमें ये आशंका है कि बांग्लादेश से लगभग कुछ नहीं तो बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके इंडिया आएंगे अभी, स्पेशली बांग्लादेश में जो हिंदू है वो। ठीक,
क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, वहां की राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है वो देश छोड़ के आ गई हैं, उनको निकाल दिया गया है। ठीक, पब्लिक ने उनका जो महल था वो लूट लिया है और वो अब इंडिया में इस समय गाजियाबाद में है और इंडिया से वो जा रही हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन्होंने असाइलम मांगा है, लेकिन इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उनको भी असाइलम दिया नहीं है। तो होता है कि फिनलैंड जाए, वो नॉर्वे जाए, तो मतलब वो देश छोड़ दिया उन्होंने, उनको पब्लिक के बाहर निकाल दिया। पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चला था, तो देश छोड़ के चली गई। ठीक, तो ये हमारी चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश पर यदि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इंडिया के अंदर इलीगल माइग्रेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी इस समय इंडिया के अंदर है, 3 करोड़ ऑलरेडी हैं, उनको हम वापस से मतलब वापस नहीं कर पाए हैं बांग्लादेश, और अब और आने की संभावना है, क्योंकि वहां पे कट्टरपंथी सरकार है, मतलब जो सरकारें आएंगी अब वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। तो होता है कि वहां जो मुस्लिम जो हिंदू हैं उनको माइग्रेट करके इंडिया आने की संभावना हो, ऐसी कुछ समस्या नहीं। ये तो समझ में आ गया, ज्योग्राफिकल आइडिया समझ में आ गया। मिटा दूं उसको, इसे मिटा दूं, फोटो खींच लो, नहीं हो तो फोटो खींच कर रख लो फोटो, यदि नहीं बन पाया तो फोटो खींच लो ताकि आपको याद है कि कहां पे क्या है, फिर मैं आगे बढ़ूं। बांग्लादेश से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा बहुत ही करीबी देश है, पड़ोसी देश है, और हमारे बहुत संबंध थे। बट अब वहां पर सरकार बदल गई है, अब हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो नई सरकार आ रही है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट है। ठीक, तो हम आते हैं इस पे थोड़ा सा कहानी मुद्दे पे। अभी हम वापस आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या थे। तो अभी याद रखिएगा, दिसंबर अगस्त 1975 में यहाँ के जो पितामह थे, फादर ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या की गई थी। ठीक, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ 1971, और उसके 4 साल बाद उनकी हत्या हो गई थी। तो लिख लीजिए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, और उसके 4 साल बाद मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा देखेंगे मुद्दा भी, जस्ट अभी लिख लो, मैं आऊंगा पूरी हिस्ट्री में, बैकग्राउंड पे आऊंगा। 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, और 4 साल बाद 75 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। एग्जाम में आया कि बंग बंधु किसको बोलते हैं, तो बंग बंधु इन्हीं को बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान का दूसरा नाम है बंग बंधु। शेख मुजीबुर रहमान का एक और नाम है बंग बंधु, इन्हीं को बोलते हैं बांग्लादेश का पितामह। जो भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान। समझ में आ गया, आगे बढ़े। बांग्लादेश में हो क्या रहा है, 2 बड़ी पार्टी हैं, एक शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, और एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक, तो उसकी हेड है खालिद जिया, बीएनपी की। ये दोनों 2 पार्टियां वहां पे मेन, एक आवामी लीग है, एक बीएनपी है। बीएनपी की है खालिद जिया और आवामी लीग की है शेख हसीना। ये दोनों आपस में लड़ती हैं, इसलिए आमतौर पे इनके लिए टर्म इसमें होता है बैटलिंग बेगम्स। लिख लीजिए भले। बांग्लादेश में 2 पार्टियां, दोनों की प्रमुख महिलाएं, आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइवलरी है। इनके लिए शब्द इसमें होता है बैटलिंग बेगम्स, लड़ाकू बेगम। शेख हसीना और खालिद जिया की जो पार्टी है, उनमें आपस में एक पार्टी है। मैं लिख देता हूं ऐसे, पता नहीं क्या लिख लोगे आप, सुनाई दूंगा, बांग्लादेश खत्म कर दूं क्या लगे, टेंशन खत्म कर दो, सुन लो, फिर कल का कल देखेंगे।
जब इंडिया आजाद हुआ तो आजादी के बाद पाकिस्तान को 2 हिस्से दिए गए इन 1947। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मांग थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो हमको दिए जाए। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट जिन्ना की मांग थी कि जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया वो हमको दी जाए। जब फाइनली इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान को 2 इलाके दिए गए। इसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। ये दोनों इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे। इसका विरोध किया था गांधी ने। गांधी कहना यह था कि भले ही ये दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी है लेकिन दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। ये वेस्ट पाकिस्तान जो है ये पंजाबी कल्चर लिया हुआ है क्योंकि ये पंजाब का इलाका था पहले, और अफगानिस्तान कल्चर लिया हुआ है, और ये जो है ये बंगाली कल्चर लिया हुआ है। लेकिन लीग ने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इलाके हमको दिए जाए। फाइनली दोनों दे दिए गए। 1947 से लेके 1970 तक धीमे धीमे ये जो दोनों इलाके थे पाकिस्तान के, इनमें आपस में टेंशन बढ़ने लगा। बिकॉज जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो डोमिनेंट था, सारी पॉलिसी वो बना रहा था, और वो ईस्टर्न पाकिस्तान को धीमे धीमे खत्म कर रहा था। सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, सब में नियम जो थे वेस्टर्न पाकिस्तान तय कर। यहां के जो लोग थे वो थे मुस्लिम, बट वो मुस्लिम थे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम थे, और ये अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील करते थे बंगाली स्पीकिंग हिंदू के साथ, दैट इज वेस्ट बंगाल के साथ। उनका मानना था हमारा कल्चर सेम है, खान पान रहन सहन ठीक। ये जितना ऑर्थोडॉक्स से इकट्ठा है उतना इकट्ठा थे नहीं। हुआ ये जब पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान पे डोमिनेट करना शुरू किया तो ईस्टर्न पाकिस्तान ने वेस्टर्न पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया, और यहां पे एक लिबरेशन मूवमेंट, एक आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। इस लिबरेशन मूवमेंट को लीड किया शेख मुजीबुर रहमान ने, दैट इज कॉल्ड, आपके क्या बोलते हैं उनको, फादर ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। और जब इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, इसके लिए बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी नामक पूरी एक सेना बनाई गई, मुक्ति वाहिनी, और इन्होंने इसके नेतृत्व में बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया। जब मूवमेंट किया तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इसको। जैसे अटैक किया तो यहां से मदद मांगी गई भारत से। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी पीएम थी, इंडिया में। इंदिरा गांधी ने वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान की मदद के लिए इंडियन आर्मी को भेज दिया, और इंडियन आर्मी के जाने से ईस्टर्न पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया और वेस्टर्न पाकिस्तान आने लगा। इसी बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। उसने कहा कि हमारे मामले में इंडिया दखल दे रहा है। अमेरिका का इंडियन ओशन में एक नेवल फ्लीट है, मतलब उसने पूरा अपना बेड़ा बना रखा है, परमानेंट उसका बेस है हमारे इंडियन ओशन में है। अमेरिका बहुत दूर, बट उसने यहां पे एक बेस बना रखा है ठीक। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर फ्लीट, परमाणु बम के साथ जहाजों को भेजना शुरू कर दिया इंडिया की तरफ। जैसे इंडिया खबर लगी कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इंडिया ने तुरंत उस समय के यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी कर ली। यूएसएसआर मतलब रशिया जो आज का देश ऊपर, ये भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री था, और इसमें हमने ट्रीटी जो करी उसमें था कि इंडिया का दोस्त यूएसआर दोस्त और यूएसआर दोस्त इंडिया दोस्त, और यदि कोई देश इंडिया पर अटैक करता है तो यूएसआर इंडिया की मदद करेगा। जैसे ट्रीटी करी गई, अमेरिका ने अपने नेवल फ्लीट को वापस कर लिया ठीक, और पाकिस्तान को हमने हरा दिया, और हारने के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान आजाद हो गया ठीक है ना। जगजीत सिंह जो हमारे जनरल थे जिन्होंने सरेंडर करवाया, पाकिस्तान की तरफ से जनरल नियाजी थे जिन्होंने अपनी कटान निकाल के दी, सरेंडर किया, और भारत की तरफ से अरोड़ा जी थे, ग्वालियर के थे वो ठीक। तो उन्होंने सरेंडर करवाया और फिर पाकिस्तान
ये लगभग 2 करोड़ के आसपास या 90 लाख के आसपास पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया। इंदिरा गांधी ने उनको आजाद कर दिया। ठीक, उस समय अटल जी ने इंदिरा के लिए कहा था इंदिरा जो है दुर्गा का अवतार है। ठीक, और इस तरह से बांग्लादेश जो है अलग हुआ। दुनिया में बांग्लादेश एकमात्र देश है जो भाषा के आधार पर बना है, जिसका नाम ही भाषा के आधार पे है। ठीक, ऐसा कंट्री है जिसका नाम ही भाषा पे है। बांग्लादेश बेसिकली बांग्ला लैंग्वेज है, तो बांग्ला स्पीकिंग लोगों का जो देश हुआ बांग्लादेश। इस तरह से 1971 के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वापस से यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट कुछ सरकारें आई और 1975 में, अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दे दी। कुछ समय के लिए यहाँ पे वापस से आर्मी का रूल आया। इस बीच जो इनकी बेटी थी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, जो इस समय इंडिया आ गई है, इन्हीं की बेटी थी शेख हसीना। इस समय बोलते हैं कि इंडिया में, दिल्ली में इंदिरा गांधी के घर पे रुके थे पूरी फैमिली, जब उनके पिता को मार दिया गया। 1981 के बाद वापस से वो बांग्लादेश पहुंची और फिर वापस से वहां पर उन्होंने रूल करना, वहां पे पॉलिटिक्स करना स्टार्ट किया। बांग्लादेश में 2 बड़ी पार्टी हैं, एक है आवामी लीग। आवामी लीग को लीड करती है शेख हसीना और बीएनपी को लीड करती है खालिद जिया। खालिद जिया थोड़ी कट्टर है वो, और अब उनकी सरकार जो है वो कल उनको जो है लंबे समय तक बंद करके रखा था। शेख हसीना ने नया बंद करके रखा था, अभी उनको रिलीज कर दिया गया खालिद जिया को। ठीक, अब 1-2-3 एंगल इसमें और आने वाले हैं जो डायमेंशन बनने वाले हैं। पिछले 15 साल से शेख हसीना वहां पे पीएम के रूप में रूल कर रही है। कितने साल से? 15 साल से। ठीक, और शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश ने बहुत डेवलपमेंट किया है। कुछ मामलों में तो बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है। यदि ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ पैरामीटर्स देखोगे, एजुकेशन या हेल्थ आदि में, तो बांग्लादेश का जो स्कोर है वो हमसे अच्छा है। ठीक, इनफैक्ट टेक्सटाइल, जो कपड़ा निर्माण उद्योग है, उसको शेख हसीना ने इंडिया से आगे निकाल दिया। ठीक, कुछ मामलों में शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। बट दिक्कत यह है कि 15 साल के बाद एक एंटी कंबेंसी शेख हसीना के खिलाफ आने लगी। लोगों के मन में आने लगा कि बहुत लंबे समय से पीएम है और तानाशाही कर दी। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए वहां पे। उन रिफॉर्म्स का खालिद जिया ने विरोध किया और खालिद जिया ने कहा कि हम इन सुधारों के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेख हसीना ने चुनाव करवाती नहीं लगातार, और हर बार खुद ही लड़ रही हैं और खुद ही जीत रही हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक में मैसेज गया है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। ठीक, हालांकि बांग्लादेश काफी लिबरल कंट्री है, उतना कट्टर नहीं है, मुस्लिम कट्टर बाकी कट्टर है। यहाँ पे अभी भी जो लोग हैं वो बांग्ला भाषा और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि को पसंद करते हैं वहां के लोग आज भी। ठीक, बट धीमे धीमे शेख हसीना जो है वो उनकी पॉपुलरिटी गिरने लगी और लोगों को ये मैसेज गया कि ये जो है हमारे खिलाफ काम कर रही हैं और तानाशाह के रूप में काम कर रही हैं, चुनाव लड़ती हैं कि नाम मात्र के लिए, खुद ही जीतती हैं, खुद ही लड़ती हैं, खुद ही जीतती हैं। इस टाइप का मैसेज आया था। ठीक, अब क्या हुआ कि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अमेरिका आदि दखल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म करिए और खालिद जिया को तैयार करिए कि वो चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने मतलब है कि 2 पार्टियां हों कम से कम। वो कह रहे हैं आपने आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करिए। शेख हसीना उसके लिए एग्री नहीं हो रही थी। अमेरिका ने कुछ दखल दिया पिछले कुछ समय से। चाइना के साथ थोड़ा सा वो झुकी, बट चाइना का भी सपोर्ट उनको उतना नहीं मिला। हालांकि इंडिया से उनको सपोर्ट मिलता था पूरी तरह से। आज भी शेख हसीना इंडिया के लिए काफी सपोर्टिव थी अब तक, कल तक। अब तो खैर वो वहां से उठ के आ गई, अभी दिल्ली में गाजियाबाद में है, और यहां से वो नॉर्वे की तरफ जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, जहां भी उनको शरण मिलेगी वहां जाएंगे। एग्जाइल पे है, अब वो देश छोड़ चुकी हैं, शरणार्थी बन गई हैं, देश छोड़ चुकी हैं वो। अब दिक्कत ये है कि ये जो पार्टी आई खालिद जिया की, अब आने की संभावना की आएगी, ये कट्टर है। इसको चाइना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है इसको। तो इससे दिक्कत यह है कि इंडिया के लिए भविष्य में 2 मोर्चे से टेररिज्म, जब खालिद जिया आई हैं, इंडिया में टेररिज्म बढ़ा है। क्योंकि सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश साथ, सबसे लंबा बॉर्डर,
और ये ऐसा बॉर्डर है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इस बॉर्डर से इंसर्जेंसी घुसपैठ हो ही जाएगी। ठीक, इतना सबसे लंबा बॉर्डर है। देखने में लगता है चाइना का होगा, पाकिस्तान का होगा, लेकिन ये ऐसा गोल मोड़ धागे टाइप, खोल दोगे तो लंबा है। 4096 सबसे लंबा बॉर्डर इसी जाता है। तो दिक्कत यह है कि यदि यहां पे खालिद जिया की बीएनपी आती है तो इंडिया के अंदर आतंकवाद, स्मगलिंग आदि की संभावना, अब इलीगल माइग्रेशन, ठीक, ऑलरेडी 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है ऐसा। तो कई सारी समस्या हमारे बढ़ जाएंगी। दूसरा, यदि ये इंडिया में आएंगे तो हमारे पास जनसंख्या कम तो है नहीं, हम तो हाई जनसंख्या लेकर बैठे हैं। यदि आते हैं तो हमारे यहाँ के जो इलाके हैं वहां पर डेमोग्राफी उसके बदलेगी। भाई किस इलाके में कुछ लोग डोमिनेंट हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन ये आ गए तो रेशो बदल जाएगा, तो उससे बहुत सी चीज बदलेंगी। तो भविष्य में उससे पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेंगे। बात समझ आएगी नहीं? तो बहुत सारी चिंता की बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी हम क्या फोकस ध्यान कर रहे थे, क्योंकि हमको लगता था कि शेख हसीना हमारे साथ हैं, बट अब क्या है कि यहां भी आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, वहां भी सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक, दूसरा आपने देखा हो कल पब्लिक ने क्या किया, राष्ट्रपति का भवन लूट लिया। यदि आप आज देखोगे, आज का अखबार देखोगे, तो यही है वहां पे बैटलिंग बेगम्स। और यदि आया आज का ख्वाब देखो, द हिंदू देखोगे, तो फ्रंट पेज पे आप देखो राष्ट्रपति भवन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। ये सीन कुछ दिन पहले श्रीलंका में आया था, बट श्रीलंका में जो आता वहां पे आर्थिक संकट था, यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था। यहां पे पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट इतना भड़क गया कि फाइनली पीएम को देश छोड़े वहां पड़ा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। बेसिकली वहां पे जो शेख हसीना थी, उन्होंने 1971 में जिनके माँ बाप मारे गए थे उनके बच्चों को रेशन आरक्षण देने के लिए नए प्रावधान किए थे, जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे थे। ठीक, वो कहते कि रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जो पीएम वहां की अब तक की, उनको फाइनली देश छोड़ के जाना पड़ा। अभी वो हिंडन एयरफोर्स, ये गाजियाबाद में पड़ता है दिल्ली के पास, एयरफोर्स का है, ये सिविलियन नहीं है, नागरिक नहीं है, ये एयरफोर्स का है। ठीक, इस एयरपोर्ट पे वो उतरी हैं यहां से गाजियाबाद। यूके से उन्होंने असाइलम की मांग करी है। समझ में आ गया? ठीक, जो मूवमेंट चला स्टूडेंट का उसको बोलते हैं मार्च टू ढाका। बांग्लादेश में जो मूवमेंट चला उसको बोलते हैं मार्च टू ढाका। जो स्टूडेंट ने मूवमेंट चलाया था उसको बोलते हैं मार्च टू ढाका। कई लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है ये, इसमें एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की है और पाकिस्तान की है। याद रहेगा? अब मैंने पूरा बांग्लादेश तैयार कर दिया। इससे जुड़े हुए मैं हिंदी और इंग्लिश का आर्टिकल अभी आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। आपको इस पे कंटेंट तैयार करना है पूरा, कब कब कैसे से कहां कहां क्या क्या होगा। 1947 से स्टार्ट करना है और 2024 तक का टाइमलाइन, कब क्या क्या हुआ कैसे हुआ, वो पूरा तैयार करना हो जाएगा। अभी जो मैं ब्रेक दूंगा तो उसमें आपको 2 घंटे में तैयार करना है, हो जाएगा, है ना। कंटेंट यदि नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको, बट आप तैयार करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू। क्योंकि शेख हसीना ने कहा है कि अब मैं लौट के नहीं आऊंगी, उनके लड़के ने कहा आज, तो नहीं आएंगे तो इंडिया के लिए तो उनका दोस्त चला गया ना, क्योंकि शेख हसीना इंडिया के फेवर में थी, प्रो इंडियन, तो वो हमारे लिए दिक्कत है। ठीक, बस मैं दिखा दी, तो ये पूरा तैयार करना है, हो जाएगा। इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट होगा, आर्मी का क्या रोल है वो हम कल सीरीज में स्टार्ट करेंगे।